नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। यहाँ पर हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा चैप्टर। आपका स्वागत है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं तो आपको वीडियो को इस तरह से पढ़ना होता है। एक बार आप उसको ऑडियो आर्टिकल की तरह सुन लीजिएगा, ठीक है। उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती है कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किन चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरू में जो पढ़ रहे हैं चीज़ें उन पर हमारा ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 2015 मतलब 15वां संस्करण 2023-24 के लिए, और 2024 के मेंस के दृष्टि से ये पुस्तक जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था, हम इसमें 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। आप चौथे अध्याय की ओर बढ़ जाते हैं। चौथे अध्याय की पेज संख्या हम पढ़ जाएंगे 69 पर, 69 यानी 69 ये जस्ट पहुँच गए, और ये अध्याय संख्या 4 शुरू हो जाता है। जस्ट 69 नहीं 72। तो अध्याय संख्या 4 आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग, ये है 15th एडिशन रमेश सिंह का 15वां संस्करण 2023-24 के लिए नई पुस्तक जो है उसका PDF। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग, समझते हैं आर्थिक नियोजन क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, किस प्रकार से इसकी ज़रूरत थी भारत को। और अभी हमने समझा पिछले अध्याय में कि भारत को जो है आर्थिक नियोजन की कितनी आवश्यकता रही है, ठीक है। अब हम आर्थिक नियोजन को समझते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है इसको समझते हैं। इसमें हम प्रस्तावना, इसकी परिभाषा समझेंगे आर्थिक नियोजन की, फिर नियोजन का उद्भव और प्रसार किस तरह से हुआ, फिर नियोजन के प्रकार जो है वो सारे समझेंगे। और समझते हैं इस पार्ट का सार जो है आपको किस वाक्य में दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये दिया हुआ देखिए, योजना बनाने और योजनागत समाज में रहने का विचार अलग अलग स्तरों पर अब लगभग सभी स्वीकारते हैं। योजना बनाने और योजनागत समाज में रहने का विचार अलग अलग स्तरों पर अब सभी स्वीकारते हैं, लेकिन योजना बनाने का खुद में कोई अर्थ नहीं है और हमेशा इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। सब कुछ योजना के उद्देश्यों पर और नियंत्रण करने वाली सत्ता और यकीनन इसके साथ ही इसके पीछे खड़ी सरकार पर निर्भर करता है। शुरू करते हैं इसको। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस छठा संस्करण, पहला संस्करण 1946 जो है उस पुस्तक से ये जो है लिया गया है, और आप इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं प्रस्तावना के साथ इस अध्याय को। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। वर्तमान में विश्व की बहुधा अर्थव्यवस्थाएं नियोजित हैं तथा नियोजन के क्षेत्र में विश्व ने अब तक कई प्रयोग देखे हैं। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से एक नियोजित अर्थव्यवस्था रहा है तथा यह स्थिति अब भी नए नीति चिंतक निकाय यानी पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग के अंतर्गत कायम है। इस लघु अध्याय का उद्देश्य पाठकों को नियोजन की अवधारणा से जुड़े महत्वपूर्ण क्या, कैसे और क्यों से अवगत करवाना है। विश्व की महत्वपूर्ण नियोजित अर्थव्यवस्थाओं से लिए गए उदाहरणों के माध्यम से ये अध्याय पाठकों को भारत की नियोजन अर्थव्यवस्था या नियोजन व्यवस्था, आने वाले समय में अगला अध्याय जो है भारत की नियोजन व्यवस्था, उसके बारे में समझने के बेहतर परिचय करवाने के लिए जरूरी है और सैद्धांतिक आधार की तरह प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले परिभाषा समझते हैं इस अध्याय की। नियोजन का अर्थ क्या होता है, ठीक है। नियोजन एक ऐसी अवधारणा जिसका आज विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र में इसका मूल अर्थ एक सा है। अलग अलग विद्वानों द्वारा आर्थिक नियोजन को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया है। उनकी परिभाषाओं में अंतर का कारण उनके नियोजन के प्रति दृष्टिकोण में अंतर का कारण रहा है। हम इन परिभाषाओं को समाहित करते हुए आर्थिक नियोजन की एक व्यापक और कार्यकारी परिभाषा तैयार कर सकते हैं। पूर्ण परिभाषित यानी वेल डिफाइंड आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, ध्यान दीजिएगा परिभाषा क्या है। पूर्ण परिभाषित वेल डिफाइंड आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम ऑप्टिमम दोहन की प्रक्रिया जो है, प्रोसेस ही आर्थिक नियोजन है। ये वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य परिभाषा है। वर्ष 1987 तक जब सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का उदय हुआ, सतत विकास का 1987 में, तब नियोजन प्रक्रिया में संसाधनों का महत्तम यानी कि इष्टतम की जगह सबसे अधिकतम दोहन की बात की जाती थी, ठीक। अधिकतम जितना संसाधनों का उपभोग या उपयोग या उनका दोहन कर सकते हो, ये बात चलती थी 1987 में, सतत विकास से पहले, ठीक। साल 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रीय योजना समिति जिसने 1938 में राष्ट्रीय INC के द्वारा जो स्थापना की गई, जिसने देश में योजना निर्माण को जो है
परिभाषित करने की कोशिश की। 1940 में ये समिति स्थापित हुई थी, 1938 में बनी थी, इसका गठन किया गया था और 1949 में अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इस योजना की सबसे व्यापक और संभव परिभाषा समझा जा सकता है। क्या कहा इसने, ध्यान दीजिएगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत योजना को ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि वह औद्योगिक समन्वय, जिसमें खपत, उत्पादन, निवेश, कारोबार और आय के वितरण के निष्पक्ष विशेषज्ञ हों और जो राष्ट्र के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार सामाजिक उद्देश्य के अनुरूप काम करें। ऐसी योजना को न सिर्फ अर्थव्यवस्था और जीवन स्तर के उत्थान के दृष्टिकोण से देखा जाए, बल्कि इसमें सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों व जीवन के मानवीय पक्ष भी शामिल हों। 1930 के दशक के अंत तक यह राजनीतिक सहमति बन चुकी थी कि स्वतंत्र भारत एक नियोजित अर्थव्यवस्था होगा। ठीक, जब 1950 के शुरू में भारत ने आर्थिक योजना बनाने की शुरुआत की, तब भारतीय योजना आयोग ने भी योजना को परिभाषित किया और योजना आयोग के अनुसार सभी नीतियों को ढांचागत रूप देने के संदर्भ में योजना उद्देश्यों को सुपरिभाषित प्रणाली को शामिल करते हैं। 1930 दशक के अंत तक 28-29-30 की बात हो रही है, तो ये राजनीतिक सहमति बन चुकी थी कि भारत एक स्वतंत्र नियोजित अर्थव्यवस्था होगा 1930 तक। जब 1950 के शुरू में भारत ने आर्थिक योजना बनाने की शुरुआत की, तब भारत योजना आयोग ने भी योजना को परिभाषित किया। योजना आयोग के अनुसार योजना आयोग क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। सभी नीतियों को ढांचागत रूप देने के संदर्भ में योजना उद्देश्यों की सुपरिभाषित प्रणाली को शामिल करती हैं। साथ ही इसमें परिभाषित नतीजों की प्राप्ति को बढ़ावा देने की कार्यनीति होती है। योजना समस्याओं के तार्किक समाधान को पाने का एक अनिवार्य प्रयास है, अर्थ व अंत के बीच समन्वय की कोशिश है। इसलिए ये पारंपरिक लापरवाह तरीकों से पूरी तरह अलग है। पारंपरिक लापरवाह यानी कि हिट एंड मिस तरीकों की तरह नहीं होना चाहिए, जिसके माध्यम से सुधार व पुनर्निर्माण किया जा सकता है। लापरवाह तरीकों से बिल्कुल अलग है, ये योजना आयोग का कहना है। युद्धोपरांत काल में अनेक आज़ाद देश आयोजना की तरफ आकर्षित हुए। बदलाव की कई सारी शक्तियाँ औद्योगिकरण की बाध्यकारी आवश्यकताओं या विकास प्रक्रिया की निरंतरता के मुद्दे के कारण योजना निर्माण के मूल विचारों को संशोधित करती रहीं। लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमें योजना की समसामयिक और व्यवहार्य परिभाषा चाहिए। हम इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि यह उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्कृष्ट उपयोग द्वारा सुपरिभाषित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सुपरिभाषित लक्ष्यों को पाने की प्रक्रिया है। आर्थिक योजना निर्माण के दौरान सरकार विकास लक्ष्यों को निर्धारित करती है और एक लंबे समय के लिए आर्थिक फैसलों के बीच सोच विचार कर समन्वय बैठाने की कोशिश करती है, ताकि देश को प्रभावित करने वाले तत्वों जैसे आय, खपत, रोजगार, बचत, निवेश, आयात निर्यात, इनकी वृद्धि और स्तर को प्रभावित, निर्देशित और कुछ मामलों में नियंत्रित किया जा सके। ऐसे में एक आर्थिक योजना सामान्यतः एक व्यक्त कार्यनीति के साथ दिए गए समय के निश्चित लक्ष्यों को पाना है। आर्थिक योजनाएं व्यापक या आंशिक हो सकती हैं। एक विस्तृत योजना यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान अर्थव्यवस्था के सभी बड़े पहलुओं को समाहित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करती हैं। वहीं एक आंशिक योजना यानी कि पार्शियल प्लान अर्थव्यवस्था के एक हिस्से जैसे कृषि, उद्योग, निजी क्षेत्र, इनके लिए लक्ष्य निर्धारित करती हैं। अगर व्यापक अर्थ संदर्भ में लें तो योजना निर्माण की प्रक्रिया अपने आप में एक अभ्यास है, जिसमें सरकार सबसे पहले सामाजिक उद्देश्य चुनती है, उसके बाद कई लक्ष्य निर्धारित करती हैं जैसे आर्थिक लक्ष्य, और अंत में एक विकास योजना को लागू करवाने, उसमें तालमेल बिठाने और उसमें निगरानी करने के लिए ढांचागत काम करती हैं। मतलब यह बेहद साफ होना चाहिए कि योजना का ख्याल सबसे पहले व्यावहारिक रूप से आया और बाद में अमल करने वाले देशों के अनुभव के अध्ययनों और सर्वेक्षणों के आधार पर बाद में इसके सिद्धांतों का उद्भव हुआ। इसलिए योजना निर्माण की दिशा व्यवहार से सिद्धांत की ओर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहले व्यवहार में आई फिर सिद्धांत बने। ठीक, योजना निर्माण की प्रकृति और तरीके दोनों ही इस कारण एक देश से दूसरे देश में एक समय के दूसरे समय में बदलते रहते हैं। आगामी पृष्ठों में हम पढ़ेंगे कि समय के साथ नियोजन के तरीके स्वयं में भी ईजाद हुए, क्योंकि कई देशों ने इसमें प्रयोग किए। व्यवहार्य परिभाषा के अनुसार हम योजना निर्माण के बारे में ये चीज़ें देख सकते हैं। योजना निर्माण क्या होती है, मतलब नियोजन क्या होता है, समझिएगा। अब योजना निर्माण कैसे की जाती है इसको विस्तार से समझ रहे हैं, कई बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। जैसे पहला है योजना प्रक्रिया। योजना एक प्रक्रिया है, इसका मतलब हुआ
कि प्लानिंग करने की प्रक्रिया है, योजना की प्रक्रिया है। जब हम हमारी ज़िंदगी से जुड़े लक्ष्य और उद्देश्य बचे रहेंगे तब तक ये प्रक्रिया चालू रह सकती हैं। हमारी ज़रूरतों के बदलते स्वरूप के योजना निर्माण की प्रक्रिया के स्वरूप और अभिप्राय भी बदलते देखे जा सकते हैं। प्लानिंग अपने आप में एक अंत नहीं है। जिस प्रकार प्रक्रिया तेज होती हैं और मंद होती हैं, दिशा बदलती रहती हैं, सब कुछ योजना निर्माण में भी होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट इसमें हमें समझना चाहिए वो है योजना निर्माण को सुपरिभाषित लक्ष्य। योजना निर्माण को सुपरिभाषित लक्ष्य चाहिए। ठीक, विश्व युद्ध जो हुआ दूसरा, उस विश्व युद्ध के बाद कई देश विकास योजना की तरफ बढ़े। इन देशों के सामने कई सामाजिक आर्थिक बाधाएं भी थी। उन्होंने पहले कुछ लक्ष्य और उद्देश्य बनाए और उसके बाद प्लानिंग के जरिए उनको साकार करना शुरू किया। समय के साथ ये सहमति बनी कि प्लानिंग के साथ कुछ लक्ष्य होने चाहिए और ये लक्ष्य सुपरिभाषित हो, न कि अनिश्चित व स्पष्ट हो, ताकि आर्थिक संगठन में सरकार द्वारा अपने विवेक के अनुरूप किया जा सके। हस्तक्षेप लोकतांत्रिक, मतलब समय के साथ ये सहमति बनी कि प्लानिंग के साथ कुछ लक्ष्य होने चाहिए और ये लक्ष्य सुपरिभाषित हों, न कि अनिश्चित व स्पष्ट हों, ताकि आर्थिक संगठन में सरकार द्वारा अपने विवेक के अनुरूप किया गया हस्तक्षेप लोकतांत्रिक रूप से पारदर्शी और न्यायोचित रहे। यहाँ तक कि गैर लोकतांत्रिक देशों में जैसे यूएसआर है, पोलैंड है, चीन है, तो पूर्व यूएसएसआर जो था वो चीन है, चाइना था, पोलैंड था, जो गैर लोकतांत्रिक देश थे, वहाँ पर भी प्लानिंग के लक्ष्य साफ तौर पर परिभाषित होते रहे हैं। तीसरा हमें समझना चाहिए उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग होना चाहिए। यहाँ पर हम दो अवधारणाएं पाते हैं। पहली संसाधनों के उपयोग से जुड़ी संवहनीयता के विचार के उद्भव से पहले, संवहनीयता के मतलब विचार जो आया उससे पहले संसाधनों के उपयोग से जुड़ी है संवहनीयता के विचार के उद्भव से पहले, यानी 1987 से पहले तक विशेषज्ञ अधिकतम संसाधन के दोहन पर जोर देते थे। लेकिन जैसे ही दुनिया भर के विशेषज्ञों ने आत्मनिरीक्षण से पाया कि संसाधनों के दोहन का यह तरीका भरोसेमंद नहीं है, तब से टिकाऊ या संवहनीय तौर तरीकों को शामिल किया गया। ठीक है, इसलिए इसमें विचार डाला गया कि संसाधनों का इस्तेमाल मुमकिन सबसे बढ़िया द पॉसिबल बेस्ट तरीका से किया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण क्षय न्यूनतम हो और आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रगति के साथ कदम ताल कर सके। दूसरी अवधारणा उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी है। प्राकृतिक और मानव संसाधन स्थानीय भी हो सकते हैं और बाहरी भी हो सकते हैं। अधिकतर देश ऐसी योजना बनाते थे जो उनके स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल में ला सकें। वहीं कई अन्य देशों ने बाहरी संसाधनों को भी पाने की भी कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने अपने कूटनीतिक सूझबूझ का इस्तेमाल किया। जैसे राष्ट्रीय योजना के लिए कदम बढ़ाने वाले देश के सोवियत संघ ने पूर्व यूरोपीय देशों में मौजूद संसाधनों का लाभ उठाया। भारत भी अपने विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल करता है और जहां उसकी ज़रूरत लगती है वहां उसका लाभ उठाना संभव होता है। 1950 के दशक तक दुनिया भर में योजना निर्माण संसाधनों के इस्तेमाल का तरीका बना, ताकि नीति निर्माताओं द्वारा नीति निर्धारित किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सके। ठीक, कई देशों में एक विशेष आकार के परिवार के आकार को पाने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू हुआ। ठीक, पहले से मौजूद और नए बनने वाले शहरी क्षेत्रों को सामाजिक और भौतिक बुनियादी सुविधाएं देने के लिए नगर या शहरी योजना बनाई गई। ठीक है, नगर नियोजन। इसके अलावा देशों द्वारा अपने राजस्व को जो है विभिन्न व्यय श्रेणियों में सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए वित्तीय नियोजन शुरू हुआ। वित्तीय नियोजन बजटिंग के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। हर बजट, चाहे वह सरकार का हो, वह किसी क्षेत्र का हो, और कुछ नहीं बल्कि वित्तीय नियोजन है बस। इसके अलावा इसी तरह से बड़े और छोटे स्तरों पर कई योजनागत प्रक्रियाएं हो सकती हैं। कृषि नियोजन, कृषि योजना, औद्योगिक योजना, सिंचाई योजना, सड़क योजना, भवन योजना इत्यादि। आसान शब्दों में कहें तो हमारे पास जो संसाधन है उनके जरिए से किसी भी प्रकार के लक्ष्य को पाने की कला प्लानिंग की प्रक्रिया कहलाती हैं, नियोजन की प्रक्रिया कहलाती हैं। हम एक बेहद आसान उदाहरण दे सकते हैं कि एक वर्ग के छात्र अलग अलग जगहों से आकर सही समय पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। कैसे वे इसे मुमकिन कर पाते हैं? साफ है, सभी अपने समय की इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि एक ही समय में वे सब कक्षा के अंदर होते हैं, जबकि उनके घर कक्षा से समान दूरी पर नहीं होते हैं। बेशक
हर किसी के पास अलग तरह की समय योजना होगी। कोई बिस्तर पर चाय पीना पसंद करता होगा, कोई नहीं। कोई नाश्ता घर पर करता होगा तो कोई कॉलेज कैंटीन में, आदि आदि, लेकिन समय पर पहुंच जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम नियोजन के सिद्धांत के प्रति अगर सचेत नहीं भी हों तब भी रोज़ अपने दिन की रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। और इसी तरह से कई देश घोषणा करते हैं कि वे सुनियोजित अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन कई देश इस तरह की नीतिगत घोषणा नहीं करते हैं। सोवियत संघ, पोलैंड, चाइना, फ्रांस, भारत पहली श्रेणी के देश हैं, वहीं अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको दूसरी श्रेणी के देश में आते हैं। यानी सुनियोजित अर्थव्यवस्था वाले देशों में सोवियत संघ है, पोलैंड है, चाइना, फ्रांस, भारत हैं। ठीक, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको दूसरी श्रेणी के देश हैं जो है नीतिगत घोषणा नहीं करते हैं। ठीक है, समय के साथ साथ योजना निर्माण का कोई और जरिया, प्रकार, तरीका आएगा, नियोजन की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब हम समझते हैं नियोजन का उद्भव एवं प्रसार कहाँ से हुआ, ओरिजिन एंड एक्सपेंशन किस तरह से हुआ प्लानिंग का। आर्थिक विकास हासिल करने के तरीके विभिन्न देशों ने विभिन्न समय और अलग अलग पर नियोजन पर किया है। इन्हें निम्न प्रकार से दे सकते हैं। तो प्रादेशिक नियोजन रीजनल प्लानिंग क्या होती है? किसी भी देश द्वारा विकास नीति के एक हिस्से के रूप में पहली बार प्रादेशिक स्तर पर नियोजन किया गया था। अमेरिका ने पहली बार प्रादेशिक नियोजन किया था जब उसने 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी TVA की स्थापना की। यह दक्षिण पूर्वी अमेरिका में बड़े पैमाने का पुनरुद्धार कार्यक्रम था जिसमें 7 राज्यों के हिस्से शामिल होते थे। इसका प्राथमिक उद्देश्य तो बाढ़ नियंत्रण, मृदा संरक्षण और बिजली उपलब्ध करवाना था, लेकिन कई अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय था, जैसे कि औद्योगिक विकास, वन्य जीवन संरक्षण के अलावा शहरी नियोजन, सड़क और रेल निर्माण, खेती के अच्छे तरीकों को प्रोत्साहन देना, मलेरिया नियंत्रण, ये सब जो है प्रादेशिक नियंत्रण के अंतर्गत उस समय था। फिर से समझ लेते हैं प्रादेशिक नियोजन रीजनल प्लानिंग को। किसी भी देश द्वारा विकास नीति के एक हिस्से के रूप में पहली बार प्रादेशिक स्तर पर नियोजन किया गया था। अमेरिका ने पहली बार प्रादेशिक नियोजन किया था 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी यानी TVA की स्थापना करके। 1916 में अमेरिका में TVA टेनेसी वैली अथॉरिटी की स्थापना की गई। ये दक्षिण पूर्वी अमेरिका में बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार का कार्यक्रम करता था, जिसमें 7 राज्यों के हिस्से शामिल थे। इनका प्राथमिक उद्देश्य तो बाढ़ नियंत्रण और वगैरह वगैरह थे, लेकिन इन्हें बहुत सारे भी कार्य किए। अमेरिका का प्रादेशिक नियोजन का अनुभव इसके सुपरिभाषित लक्ष्यों को हासिल करने में इतना सफल रहा कि कई देशों के लिए आदर्श और प्रेरणा का स्रोत बना। आने वाले देशों में 1948 के दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVD और घाना में वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट 1966 बने। भारत जो है 1948 में दामोदर वैली कॉरपोरेशन DVC और घाना वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट बने। इसी जिसको हम TVA कहते हैं, टेनेसी वैली अथॉरिटी जो 1916 में बना, उसके कई वर्ष बाद 1948 में भारत आज़ाद हुआ। उसके जस्ट 1 साल बाद भारत में दामोदर वैली कॉरपोरेशन बना जो नियोजन के लिए काम करता था। और घाना जो है, घाना एक देश है, वहाँ पर वोल्टा रिवर प्रोजेक्ट 1966 यहाँ पर बने। ये होते हैं प्रादेशिक नियोजन। दूसरा है राष्ट्रीय नियोजन, नेशनल प्लानिंग। राष्ट्रीय नियोजन के आधिकारिक प्रयोग की जड़ें जो है सोवियत रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917 में है। रूस की बोल्शेविक क्रांति 1917। जैसे देखो, ये बोल्शेविक क्रांति जो है रूस की 1917 के आसपास की है और 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी TVA अमेरिका का है। तो दोनों जो है लगभग समकालीन ही है। समय नियोजन के आधिकारिक प्रयोग की जड़ें सोवियत रूस की व्यावसायिक क्रांति से जुड़ी हैं। औद्योगिकरण की रफ्तार से असंतुष्ट जोसेफ स्टालिन ने इंडस्ट्री के रफ्तार जो थी उससे असंतुष्ट था, सेटिस्फाइड था। और उस जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ के लिए केंद्रीय नियोजन की नीति का ऐलान किया। 1928 में आर्थिक नियोजन के अलावा स्टालिन ने जो अतिवादी कदम उठाए उनमें खेती का सामूहिकरण और बाध्यकारी औद्योगिकरण था। सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना 1928 से 1933 के बीच लागू हुई और दुनिया को राष्ट्रीय योजना का पहला अनुभव मिला। मशहूर सोवियत नारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन की शुरुआत से तीव्र औद्योगिकरण के लिए लगाया गया था। सोवियत नियोजन, जिसे दी गोस प्लान कहा गया था, के स्वरूप और पैमाने का प्रत्यक्ष और परोक्ष असर हर देश पर पड़ा जिसने नियोजन किया, चाहे उस देश की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी हो या मिश्रित। भारत की नियोजन प्रक्रिया पर सोवियत नियोजन का सीधा असर पड़ा।
पहली सोवियत योजना में भारी उद्योगों को हल्के उद्योगों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी और उपभोक्ता वस्तुओं पर तब ध्यान दिया जाना चाहिए था जब अन्य प्राथमिकताओं की सभी जरूरतें पूरी हो गई हो। हमें भारतीय नियोजन की प्रक्रिया में भी ऐसे ही दिखता है। आर्थिक नियोजन का सोवियत ढांचा पूर्वी यूरोपीय देशों में फैल गया। ठीक, पूर्वी यूरोपीय देशों में खास तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ऐसा नियोजन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि 1949 में अपने असली रूप में आया। 40 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय नियोजन के विचार को फ्रांस में अपनाया और दुनिया ने देखा कि अब तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और गैर केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, उस गैर केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था ने राष्ट्रीय नियोजन शुरू किया, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने राष्ट्रीय नियोजन शुरू किया। फ्रांस ने राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक नियोजन खुद को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित करने के बाद शुरू किया। नियोजनों के प्रकार समझते हैं, टाइप्स ऑफ प्लानिंग समझते हैं। सोवियत संघ पहली बार राष्ट्रीय योजना शुरू करने के बाद कई अन्य देशों के साथ इसका अनुसरण किया, लेकिन उनके तरीके और व्यवहार अलग थे। हालांकि नियोजन के कई प्रकार हैं, लेकिन उनमें सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन वाले आधार राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन आर्थिक प्रणाली के प्रकार के आधार पर विकास क्रम में नियोजन दो प्रकार के उभरे हैं। पहले है आदेशात्मक नियोजन यानी कि इम्पेरेटिव प्लानिंग, और दूसरी जो प्लानिंग उसको अभी समझ लेंगे। पहले हम समझते हैं आदेशात्मक नियोजन यानी इम्पेरेटिव प्लानिंग क्या होती है। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं की योजना प्रक्रिया को समाजवादी या साम्यवादी आदेशात्मक नियोजन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो है नियोजनों के प्रकार समझ रहे हैं। सोवियत संघ द्वारा पहली बार योजना शुरू करने के बाद कई अन्य देशों ने इसका अनुसरण किया, लेकिन उनके तरीकों और व्यवहार अलग थे। हालांकि नियोजन के कई प्रकार हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है आर्थिक संगठन के आधार पर राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन के आधार पर आर्थिक दो प्रकार के नियोजन हैं। एक तो आदेशात्मक नियोजन। राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं के नियोजन की प्रक्रिया को समाजवादी या साम्यवादी आदेशात्मक नियोजन कहा जाता है। ऐसे नियोजन को लक्ष्य टारगेट आधारित योजना भी कहते हैं। ऐसे नियोजन दो प्रकार के होते हैं। आदेशात्मक नियोजन फिर से दो प्रकार के होते हैं, समाजवादी और साम्यवादी। साम्यवादी प्रणाली भी सभी आर्थिक फैसले सरकार के हाथ में केंद्रित होते हैं। समाजवादी प्रणाली में सभी आर्थिक फैसले किसके हाथ में होते हैं? सरकार के हाथ में होते हैं, जिसमें संसाधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है, श्रम के सिवा। श्रम जो है उसके अलावा सबका हिस्सा होगा। साम्यवादी प्रणाली जो चीन में थी, उन सभी में संसाधनों पर सरकार का कब्जा होता है और वही प्रयोग करती हैं श्रम समेत, यानी कि श्रम भी जो है वो भी किसके हाथ में होगा? सरकार के हाथ में होगा। साम्यवादी चीन ऐसी प्रणाली का असली उदाहरण था। सोवियत संघ से थोड़ा बहुत बाजार मौजूद था। हालांकि 1928 में स्टालिन ने 1928 में स्टालिन ने खेती के सामूहिकरण को लागू कर दिया और सिर्फ 94% किसान इस प्रक्रिया में शामिल किए जा सकते थे। ऐसी योजना की मूल विशेषताएं निम्न हैं। कौन कौन सी योजनाएं बनी? तो पहले जैसे नियोजन में विकास एवं वृद्धि के संख्यात्मक यानी संख्यावाचक यानी मात्रात्मक लक्ष्य तय कर दिए गए। उदाहरण के लिए 5 लाख टन स्टील, 2 लाख टन सीमेंट, 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग, 5,000 प्राथमिक स्कूल आदि आने वाले 5 और 6 साल में तैयार कर दिए जाएंगे। इसके अलावा चूंकि सरकार का सभी संसाधनों पर स्वामित्व होता है, इसलिए ऊपर लिखित योजनागत लक्ष्यों को हासिल करना बहुत संभव होता है। इसके अलावा देखें बाजार मूल्य प्रणाली की इसमें करीब करीब कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि सभी आर्थिक निर्णय केंद्रीकृत ढंग से सरकार द्वारा लिए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में निजी भागीदारी नहीं होती, सिर्फ सरकार ही अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाती है। इस तरह अर्थव्यवस्था को केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। सोवियत संघ, पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रिया, रोमानिया इत्यादि और अंततः चीन। दरअसल सोवियत खेमे के बहुत से महान अर्थशास्त्रियों के ब्रिटेन और अमेरिका के प्रवास के बाद सोवियत संघ से बहुत सारे महान अर्थशास्त्री ब्रिटेन चले गए, अमेरिका चले गए। वहाँ पर जाने के बाद आदेशात्मक अर्थव्यवस्था में नियोजन में प्रयोजन को लेकर के बहस शुरू हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऐसे अर्थशास्त्रियों में से बहुत से अपने मूल देश की सेवा करने वापस लौट गए। ठीक, और किसी हद तक उन्होंने वहाँ क्रांति को झेला। उनकी सामयिक और सुस्पष्ट आर्थिक सोच ने ही युद्ध के बाद दुनिया में मिश्रित अर्थव्यवस्था का आधार तैयार किया। इनमें से एक पोलैंड के मशहूर अर्थशास्त्री ऑस्कर लेंगे थे। पोलैंड
पोलैंड का मतलब अर्थशास्त्री थे ये ऑस्कर लैंग, जो स्वदेश जाकर पॉलिश स्टेट इकोनॉमिक काउंसिल यानी कि भारत में प्लानिंग कमीशन की तर्ज जो थी उसी की तर्ज पर वहाँ पर क्या कहते हैं पॉलिश स्टेट इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन बने। उन्होंने 1950 के दशक में बाजार समाजवाद यानी मार्केट सोशलिज्म का सुझाव दिया। वैसे ऑस्कर लैंग के इस विचार को न सिर्फ पोलैंड बल्कि उस समय की अन्य राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं ने भी खारिज कर दिया था। ठीक है, इस तरह नियोजन अपने शीर्ष पर चीन में सांस्कृतिक क्रांति के बाद पहुंचा। सांस्कृतिक क्रांति जो चीन में होती है वो 1966 से 1969 के दरमियान होती हैं, जिससे 1949 के बाद सोवियत संघ की तर्ज की केंद्रीय नियोजित प्रणाली अपनाने वाले देश में आर्थिक सुस्ती आ गई। अब हम बात करते हैं व्यक्ति की, डेंग शियाओपिंग। डेंग शियाओपिंग 1977 से 1997 तक टाइम पीरियड में रहे थे। उनके समय चीन ने आर्थिक शक्तियों को बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत किया और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 1985 में मुक्त द्वार नीति ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की। चीन की यह नीति साम्यवादी राजनीतिक ढांचे के तहत समाजवादी बाजार की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम था। ठीक, लोकतंत्र के लिए लोकप्रिय छात्र आंदोलन को 1989 में थियानमन चौक पर निर्दयतापूर्ण दबा दिया गया था। इस तरह राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं के नाकाम अनुभव से बचने के लिए सोवियत संघ ने मिखाइल गोर्बाचेव के नेतृत्व में 1985 में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसे प्रेसत्रोरिका नवीनीकरण और ग्लासनोस्त यानी खुलापन। तो प्रेसत्रोरिका और ग्लासनोस्त और प्रेसत्रोरिका और ग्लासनोस्त ये हैं। अन्य यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में देखिए दो शब्द यहाँ पर आए थे, मैं पहले बता देता हूँ। देखिए एक तो है प्रेसत्रोइका, एक प्रेसत्रोरिका के भी कहते हैं, नवीनीकरण को कहते हैं इसे। ठीक है, और ग्लासनोस्त शब्द जो है ये खुलापन, ये दोनों शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या आपके आगे कभी भी आएंगे तो ध्यान दीजिएगा। अन्य पूर्वी यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं ने भी 1989 के बाद इसी तरह के आर्थिक सुधारों का अनुसरण किया। इस तरह 80 के दशक के अंत तक सभी राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ चुकी थीं। ठीक, तो इस तरह से कह सकते हैं 1980 के अंत तक जो है 80 के अंतिम दशक तक जो है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं जो थी वो क्या कह सकते हैं बाजार आर्थिक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ चुकी थी। उसके बाद से किसी भी देश ने आदेशात्मक नियोजन को नहीं अपनाया। दूसरी जो नियोजन की प्रक्रिया है वो है निर्देशात्मक नियोजन यानी कि इंडिकेटिव प्लानिंग। क्या है इंडिकेटिव या निर्देशात्मक नियोजन? सोवियत संघ में नियोजन शुरू होने के बाद 2 दशकों में नियोजन के विचार पर लोकतांत्रिक दुनिया का ध्यान गया। फिर ऐसा समय आया जब ऐसी कुछ अर्थव्यवस्थाओं ने राष्ट्रीय नियोजन शुरू किया। चूँकि न तो वह राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाएं थी, न ही उनकी राजनीतिक प्रणाली साम्यवादी समाजवादी थी, इसलिए उनके नियोजन को आदेशात्मक नियोजन अर्थव्यवस्था से अलग होना था। ऐसे नियोजन को अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने निर्देशात्मक नियोजन कहा। इनकी विशेषताओं को नीचे दर्शाया गया है। जैसे निर्देशात्मक नियोजन का पालन करने वाली सभी अर्थव्यवस्थाएं मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। दूसरी, एक केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था के विपरीत जो आदेशात्मक नियोजन का पालन करते थे। निर्देशात्मक नियोजन बाजार मूल्य प्रणाली की जगह लेने के बजाय उसके लिए काम करती थी। ठीक, इसके अलावा संख्यावाचक या संख्यात्मक मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही आदेशात्मक नियोजन की तरह ही योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्थाएं निर्देशात्मक प्रकृति की आर्थिक नीतियों की भी घोषणा करती हैं। आर्थिक नीतियों की निर्देशात्मक प्रवृत्तियां जिनका ऐलान ऐसे नियोजन में किया जाता है वस्तुतः निजी क्षेत्र को आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उत्साहित करना या निरुत्साहित करना है। 40 के दशक के मध्य में मिश्रित अर्थव्यवस्था बनने के बाद फ्रांस ने 1947 में पहली 6 वर्षीय योजना शुरू की, जिसे मोरनेट प्लान या मार्नेट फ्रांसीसी योजना कहा जाता है। ठीक है, 40 के दशक के मध्य में मिश्रित अवस्था बनने के बाद में फ्रांस ने 1947 में अपनी पहली 6 वर्षीय योजना शुरू की, जिसे मोनेट योजना कहते हैं। 1947 में देश जब हमारा आज़ाद हुआ उसमें फ्रांस जो है वो अपनी पहली 6 वर्षीय योजना मोनेट योजना लाता है। मोनेट फ्रांसीसी योजना राष्ट्रीय योजना समिति के पहले अध्यक्ष थे, इसलिए इस योजना का नाम मोनेट पड़ गया। मोनेट एक व्यक्ति का नाम है। फ्रांसीसी राष्ट्रीय योजना जो थे उसके अध्यक्ष थे और फ्रांस में तत्कालीन योजना मंत्री भी थे ये।
बाद में मोनेट योजना निर्देशात्मक योजना की पर्यायवाची बन गई। इस योजना को कभी कभी सेक्टर योजना भी कहा जाता है, क्योंकि सरकार ने विकास के मूल रूप में 8 मूलभूत उद्योगों को चुना था, जिनके नियोजन लगभग आदेशात्मक था, जो सरकार के एकाधिकार में थे। ऐसे क्षेत्र थे जिन पर 1944 तक, जब तक फ्रांस ने अपना राष्ट्रीयकरण नहीं किया, निजी क्षेत्र का स्वामित्व था। 1944 में फ्रांस ने अनेक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है, निजी क्षेत्र का स्वामित्व था पहले। अन्य आर्थिक गतिविधियां जो निजी साझेदारी के लिए खुली थी के निर्देशात्मक नीति नियोजन का अनिवार्य था। फ्रांस के साथ ही जापान भी निर्देशात्मक नियोजन को बेहद सफलता के साथ लागू किया। साल 1965 में ब्रिटेन ने भी राष्ट्रीय नियोजन प्रारंभ किया और कुछ घटनाएं होने के बाद 1966 में इसे छोड़ दिया। एक भुगतान संकट खड़ा हो गया, जिसकी वजह से महंगाई कम करने के उपाय करने पड़े। तब से ब्रिटेन ने कभी भी नियोजन नहीं किया। हालांकि आर्थिक नियोजन के उपकरण के रूप में आर्थिक नियोजन का सबसे पहला प्रयोग अमेरिका ने किया। क्षेत्रीय स्तर पर 1916 में टेनेसी वैली अथॉरिटी यानी TVA के साथ, लेकिन इसने कभी औपचारिक राष्ट्रीय नियोजन नहीं किया। 40 के दशक में कुछ अर्थशास्त्री राष्ट्रीय नियोजन के पुरजोर समर्थक थे। अर्थशास्त्री राष्ट्रीय नियोजन के पुरजोर समर्थक थे। अमेरिका में निर्देशात्मक नियोजन की झलक नियमित अंतराल पर आने वाली प्रेसिडेंशियल रिपोर्ट्स में दिखाई देती हैं। ये रिपोर्ट संसाधनों के इस्तेमाल और सरकार द्वारा लक्ष्यों के प्रति की गई घोषणा के लिए मानदंड है। मूल रूप से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए। मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं निर्देशात्मक नियोजन का जिस तरह प्रयोग करती हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं, उससे विकास के लक्ष्य तभी हासिल किए जा सकते हैं जब सरकारी और निजी उद्यम एक ही साइकिल के 2 सवारों की तरह काम करें। ठीक, इसलिए योजना के लक्ष्यों के अलावा सरकार को कुछ निर्देशात्मक नीतियों की भी घोषणा करनी होती है, ताकि निजी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को योजना के लक्ष्यों की दिशा में काम करने की प्रेरणा दी जा सके। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तकरीबन सभी नवतंत्र देशों ने नियोजित विकास का रास्ता अपनाया। हालांकि उन्होंने मोटे तौर पर निर्देशात्मक नियोजन को ही अपनाया था, लेकिन उनमें कई देशों ने आदेशात्मक नियोजन के गंभीर संकेत नजर आ रहे थे। भारत के संदर्भ में देखें तो आदेशात्मक नियोजन के प्रति भारत के झुकाव को 1991 में आर्थिक सुधार शुरू होने के बाद ही दुरुस्त किया जा सका है। ठीक, आज दुनिया भर में ज़्यादातर देशों में केवल मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। किसी भी देश के विकास की योजनाएं केवल सांकेतिक प्रकार की हो सकती हैं। वाशिंगटन सहमति 1985, 1998 की सैंटियागो नई सहमति और विश्व व्यापार संगठन 1995 के तहत विकास को बढ़ावा देने में बाजार की जरूरत है और भूमिका के पुनरुद्धार के बाद सिर्फ सांकेतिक नियोजन ही संभव रह गया, क्योंकि सरकारें विशेषकर सामाजिक महत्व के क्षेत्रों में जैसे पोषण, स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य इनमें सीमांत भूमिका निभा रही हैं। अब देखते हैं अन्य प्रकार के नियोजन। कुछ अन्य प्रकार के सम अदर टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स। अन्य प्रकार के नियोजन कई प्रकार के, जिनका उदाहरण उपयोग दृष्टिकोण और आवश्यकता के आधार पर करना निर्भर करता है। उदाहरण के लिए नियोजन की प्रक्रिया क्षेत्रीय यानी सेक्टरल और स्थानिक यानी स्पेशियल भी हो सकती हैं। जहाँ क्षेत्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र विशेष यानी कृषि, उद्योग, सेवा फिर पर बल देता है। वहीं स्थानिक नियोजन जो है स्थान विशेष जैसे जनसंख्या के वितरण, आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर करता है। ठीक, नियोजन का वर्गीकरण इसके समाज की मूल व्यवस्था यानी वैल्यू सिस्टम के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर भी किया जाता है। हाल के वर्षों में समाचारों में झेल रहे इस अति महत्वपूर्ण और समसामयिक वर्गीकरण में नियोजन के 2 प्रकार माने जाते हैं, तंत्र नियोजन और दूसरा नॉर्मेटिव प्लानिंग, सिस्टमेटिक प्लानिंग या सिस्टम प्लानिंग जिसको तंत्र नियोजन कहते हैं, और दूसरा मानकी नियोजन यानी नॉर्मेटिव प्लानिंग। तंत्र नियोजन क्या है और मानकी नियोजन क्या है? तंत्र नियोजन यानी सिस्टम प्लानिंग क्या है और नॉर्मेटिव प्लानिंग क्या है? तंत्र नियोजन सामाजिक मूल्यों की व्यवस्था के प्रति उदासीन यानी न्यूट्रल होता है तंत्र नियोजन, तथा उसका पूरा ध्यान आर्थिक लक्ष्यों पर होता है। ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर लगभग नहीं के बराबर ध्यान देते हुए इस नियोजन प्रक्रिया का नियोजन लक्ष्यों पर केंद्रित एक प्रकार का यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल बल दिखता है। चूंकि नियोजन की यह प्रक्रिया आधुनिक काल में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता एवं समानता के आदर्शों के अनुकूल थी, अतः समयांतराल में यह विश्व के नियोजन की सबसे स्वीकार्य प्रणाली बनी। सामाजिक विविधता के प्रति इसकी उच्च उदासीनता इसे भारत में एक लोकप्रिय नियोजन प्रणाली के रूप में स्थापित कर सकी है।
मानकीय नियोजन समाज की मूल्य व्यवस्था पर निर्धारित होती हैं। इसके अंतर्गत नियोजित विकास की प्रक्रिया लक्षित जनसमूह के मूल्य विधान के प्रति संवेदनशील हो, या यूँ कहें कि लक्षित जनसंख्या के मूल्य विधान के अनुसार ही उनके विकास की रणनीति तैयार की जाती है। नियोजन की ये विविधीकृत प्रणाली लोकप्रिय नहीं रही तथा समष्टि यानी मैक्रो स्तर पर इसका प्रयोग 21वीं सदी के पहले दशक के पूर्व नहीं हो सका। व्यवहारवादी अर्थशास्त्र यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को स्वीकृति मिलने के बाद ही नियोजन की यह प्रणाली का विश्व में प्रचलन बढ़ा। विश्व के कई नीति निर्माताओं के बीच इस नियोजन की स्वीकार्यता विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2012 एवं विश्व विकास रिपोर्ट 2015 विश्व बैंक के प्रकाशन के बाद तेजी से बढ़ा, और इन दस्तावेजों में विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जनसंख्या के व्यावहारिक पहलुओं को शामिल करने की सलाह दी गई। अब हम समझते हैं भारत की स्थिति, द केस ऑफ इंडिया। आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 संभवतः भारत सरकार द्वारा पहला दस्तावेज था जिसने भारत के योजना के लिए मानक दृष्टिकोण की आवश्यकता की वकालत की है। ऐसा माना जाता है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कार्यक्रम योजनाएं जब तक लोगों को रीति रिवाजों, परंपराओं, स्वभाव के साथ मेल नहीं खाएगी, तब तक लक्षित आबादी तक उनकी स्वीकार्यता वांछित स्तर तक नहीं होंगी। कार्यक्रमों और लक्षित आबादी के बीच न्यूनतम रिश्ता बनाने को अब योजना और नीति एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। सोच में इस पहलू का बदलाव दुनिया में भारत और दूसरे देशों के अनुभवों पर आधारित है। जनवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। अगर हम इसे नए नीति चिंतक निकाय यानी पॉलिसी थिंक टैंक के कार्यों को देखें तो ज्ञात होता है कि भारत आधिकारिक रूप से मानक योजना को अपनाने की ओर अग्रसर हो चुका है। इस निकाय को एक ऐसे विकास मॉडल के निर्माण का कार्य दिया गया है जो भारतीय हो, अर्थात हम विकास मॉडल में भारत के सांस्कृतिक और मूल्य विधानों का घटक शामिल हो। हाल के वर्षों में भारत सरकार द्वारा लोगों के व्यवहार में इच्छित सामाजिक आर्थिक बदलावों को बढ़ावा देने के लिए नेज का काफ़ी सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन, नीति निर्माण के सभी प्रयास मानक नियोजन के उदाहरण हैं। भारत सरकार का आत्मनिर्भरता अभियान एक मूल्य आधारित विचार है। इसमें हमें स्थानीयता का पुट जैसे वोकल फॉर लोकल, राष्ट्रवाद, संरक्षणवाद की सीमा को धुंधला करता है। ये सब दिखता है वोकल फॉर लोकल, और इस प्रकार की मानकीय अंतर्दृष्टि यानी नॉर्मेटिव इंसाइट से मार्गदर्शित हैं, चाहे वह भारत को विश्व की फार्मेसी के रूप में उभरते हुए देखता या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विकल्प की तलाश के रूप में।